हाँ जी, आदाब, सत श्रीकाल, नमस्कार, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स विजन क्लासेस में। और आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, काम कर रहे होंगे, डाउट्स आपके आ रहे हैं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ हम फिर से तैयार हैं बिल्कुल काम आगे करने को, पूरा टॉप से करने को, सीखने को। ठीक। और अभी आज का टॉपिक जो है ना, बड़ा मतलब कमाल का टॉपिक है, बहुत कमाल का टॉपिक है। नाम है उसका सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, और सुपर भी क्या, सुपर डुपर है, सुपर डुपर से भी ऊपर है। ठीक है। तो बहुत सारा कुछ इसमें सीखेंगे। एक वीडियो आप इस पे ऑलरेडी पहले एक लेक्चर लगा चुके हो। ठीक है। और कुछ डाउट्स भी मेरे पास हैं आपके, लेकिन मैं इसमें इस वीडियो में कोशिश करेंगे फुल रिवीजन वन शॉट वीडियो में इसमें काम कर लें। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट्स बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, मल्टीपल वेराइटीज़ हैं। तो इसमें थोड़ी सी वीडियो उम्मीद है लंबी चली जाएगी, तो पेशेंस बना के देख लेना। ठीक। स्पीड थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हो, वो आपको पता है किस स्पीड पे मैं किस पेस पे बोलता हूँ और आप किस पेस पे समझते हो। ठीक। तो हम शुरू करते हैं काम सुपर कंडक्टिविटी का। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये कि हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रॉपरली सीख लेना है। ठीक होगी बातचीत? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का काम लेके प्रभु का नाम। और हमारे पास जो टॉपिक है बड़ा कमाल का टॉपिक है, सुपर कंडक्टिविटी, जिसमें होता क्या है, एक मटेरियल कुछ ऐसा बन जाता है कि उसमें बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं रहती। कंडक्टर तो है ही, सुपर कंडक्टर है, मतलब उसका करंट इनफाइनाइट टाइम्स के लिए, आप कहो या बहुत लंबे टाइम के लिए, सालों के लिए, वो जो है उसी में करंट फ्लो कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है, कम नहीं हो रहा। रेजिस्टेंस या किसी भी चीज की वजह से हमें बाहर से सप्लाई नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, चल रहा है वो कंटिन्यूसली। ओके, तो कैसे हुआ, हुआ कैसे, डिस्कवरी कैसे हुई, वो वहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था 1911 में। ऑन्स नाम का साइंटिस्ट था और वो लिक्विफाइंग हीलियम पे, हीलियम को लिक्विफाई करने पे उस पे काम कर रहा था। ठीक है। और उसने ऑब्जर्व किया मरकरी पे चीज पे ऑब्जर्व किया कि भाई टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस कम होगी। मालूम है आपको, एक कॉन्सेप्ट अभी बता देता हूँ। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता क्या है बेसिकली, रेजिस्टेंस यही होता है ना कि टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स में थर्मल एनर्जी होती है वही उनकी काइनेटिक एनर्जी का काम कर रही है। स्टैटिस्टिकल में भी पढ़ा है हमने और मल्टीपल प्लेसेस पे, बेसिक सी डेफिनेशन है ये तो। और उस काइनेटिक एनर्जी में वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस, लैटिस में वाइब्रेशंस कह लो या सॉलिड में, बॉडी में मूवमेंट्स कह लो, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा भाग रहे हैं इधर उधर। ठीक है, उनका मोशन है। और जब वो भाग रहे हैं इधर उधर, तो वो क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में कोलाइड कर रहा है और वो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसकी वजह से उनके मोशन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस, जिसे हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। डिपेंड भी कैसे करती है ये आपको मालूम है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए का एक फॉर्मूला है, याद कर लो अच्छे से। तो L अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर एरिया ज्यादा होगा, खुली जगह मिल जाएगी, तो कोलिजन्स कम होंगे, कोलिजन्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। हमने पढ़ा हुआ है ये सब, है ना, आपको आता है ये सब। तो यहाँ पे भी इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझ के हमने आगे की चीजें समझनी है कि हो क्या रहा है। तो हुआ ये कि उन्होंने टेम्परेचर कम करना शुरू किया, कम करते 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 कम करते करते क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस कम होती जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे टेम्परेचर है, लेकिन एक टेम्परेचर पे जाके एकदम से क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस एकदम से ही कम हो गई, एकदम से जीरो पे पहुंच गई। ठीक है, जीरो ना पहुंचा हो तो जीरो के बहुत करीब पहुंच गई थी और उसके बाद धीरे धीरे जीरो पे आ गई, ऐसे कर लो। ठीक। तो यहां इन्होंने डिस्कवरी की कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे जाके जो रेजिस्टेंस है वो अब्रप्टली जीरो हो जाती है, अब्रप्टली फॉल कर जाती है। ठीक। तो उसमें हमने लिया कि मेटल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर अलग ही थर्मोडायनेमिकल स्टेट में पहुंच गए। ठीक है, जिसमें कौन सी प्रॉपर्टीज हो रही हैं, उसमें पहली प्रॉपर्टी जो उन्होंने नोट की वो ये कि जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है।
जीरो रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं है। अब इसे आप अगर यहां से भी समझोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई वो टेम्परेचर की वजह से मोशन था, उसकी वजह से कोलिजन्स थे, उसकी वजह से रेजिस्टेंस थी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हो उनके पास एनर्जी नहीं है, उनका मोशन कम हो रहा है। ठीक है, इसको मैं अब आगे क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है वो सिखाऊंगा, बताऊंगा, तब ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आई और इसमें हमने सीखा कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो रही है इसमें। और दूसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिख दी मैंने कि वो परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म फॉलो करते हैं, आगे आएगी उसमें फिर से बता दूंगा, तो तभी देखेंगे डिटेल में कि क्या है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिलहाल हमें पता लग गया कि एक नई चीज की डिस्कवरी हो चुकी है और उसमें क्या है, जीरो रेजिस्टेंस है। तो अगर हम कहीं पे किसी भी मटेरियल में, किसी भी सॉलिड में अगर हम करंट का फ्लो देखें तो करंट का फ्लो विद टाइम कैसा होता है, वो होता है आर टी अपॉन एल, ऐसा सा एक फैक्टर है। ठीक है, आपका टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिके होता है और वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। और यहां पे इंडक्टर लिया मैंने, अगर कुछ ऐसा सा मटेरियल हो, कैपेसिटर लोगे तो कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग आ जाएगी, उसमें आरसी फैक्टर आ जाता है ना। ये एल अपॉन आर, ये आर अपॉन एल आया, वो 1 अपॉन आर सी आ जाता है, उस तरह से होता है। तो ये जो फैक्टर है इसमें आपको पता लग रहा है विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये फैक्टर बढ़ेगा और वैसे वैसे क्या होगा, करंट जो है वो डिके करेगा। तो इनिशियली जितना था उससे वो कम 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 होता रहेगा विद टाइम। समझ में आती है बात। लेकिन अब जब रेजिस्टेंस ही जीरो हो गई तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर आर वाला जीरो हो गया। जीरो मतलब ये वन, वन मतलब आई विद टाइम कितना रहने वाला है, आई नॉट रहने वाला है, चेंज ही नहीं होगा। बात पता लग गई, सिंपल है ना। इसको बोलते हैं परसिस्टेंट, परसिस्टेंट करंट। आपने ये भी वर्ड भी पूछा था, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट करंट, कि अब करंट परसिस्ट कर जाएगा, अब करंट खत्म नहीं हो रहा, सालों सालों तक ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये यहां से हमने एक बात सीखी कि सुपर कंडक्टर बन गया वो, अब जो है वो करंट को परसिस्ट कर सकता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। ओके, हम आगे देखते हैं। अब ये तो बड़ी हैरानी की चीज लगती है, एक और इसमें हमारे पास इफेक्ट आया। ठीक है, दैट इफेक्ट इज नोन एज मेजनियर इफेक्ट। उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो इफेक्ट था वो ये था कि जब आप सुपर कंडक्टर बना लेते हो ना, सुपर कंडक्टर जो होता है उसमें से आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं पास कर सकते। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, अपोज करता है, और जो अपोज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। पढ़ा हुआ है ना आपने। ठीक है, इसकी और भी प्रॉपर्टीज और भी चीजें पढ़ेंगे, अगले वाले चैप्टर में आएंगी। लेकिन फिलहाल आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से या रिपेल करता है, अपोज करता है, वो नेचर कौन सा है, वो डायामैग्नेटिक नेचर है। ठीक है, और कभी पढ़ना हो तो मन करे तो ये भी सर्च करना थोड़ा सा कि हमारी बॉडी कौन से मैग्नेटिज्म को फॉलो करती है, मतलब हमारी बॉडी नेचर में कैसी है, डाया है कि पैरा है कि फेरो है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, इसलिए आप फिर रिलेट कर पाओगे इस चीज से कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, सन की मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो हमारी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड है और हमारी बॉडी का एक नेचर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे किसी तरह से कोई इंपैक्ट डालती हैं या नहीं, हालांकि वैल्यूज बहुत कम है ठीक है, और बहुत कम है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इफेक्टिवली। लेकिन एक कॉन्सेप्ट में हम जब देखते हैं तो हम बहुत अगर नंबर्स में ना जाए तो वो पॉजिटिवली इफेक्ट करती हैं या नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, ये कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो। ठीक, नहीं हुआ तो सोच के मेरे को कमेंट कर देना, उसका जवाब आपको फिर मिलेगा। ओके, हम वापस आते हैं सुपर कंडक्टिविटी पे। तो यहाँ पे इसने क्या नोटिस किया कि भाई सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, और जो अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड को, जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पार नहीं जाने देता, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक इन नेचर। दिस वाज मेजनियर इफेक्ट। ठीक है, मेजनियर इफेक्ट। तो आपने दो तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम। पहले तो ये है कि किसी बॉडी को लो
बॉडी को लेके उसे ठंडा करो ठंडा करो ठंडा करो जब तक वो सुपर कंडक्टर ना बन जाए। जब वो सुपर कंडक्टर बन गया, अब उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लगाओ। आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड साइड से निकलेंगी, साइड से निकलेंगी, बीच में से नहीं निकल सकती। ठीक है, तो यानी कि ये अपोज कर रहा है, सुपर कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। दूसरी तरफ से देख लो, आप क्या करो, होशियारी मारो अपनी थोड़ी सी, थोड़े से नोटोरियस बन जाओ, इट्स ओके। ठीक है, अब नोटिस करोगे कि क्या आप नॉर्मल स्टेट में से पहले ही मैग्नेटिक फील्ड लगा के पास करनी शुरू कर दो। नॉर्मल स्टेट में अब तो मटेरियल में से लाइंस पास हो रही हैं। अब क्या करो, अब उसे धीरे धीरे ठंडा करना शुरू करो। ठंडा करके देखो जो लाइंस बीच में से जा रही थी वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने लग जाएंगी, बीच में से नहीं जाएंगी। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि जो सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टिंग वाली स्टेट है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अलाउड नहीं है, उसमें कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ठीक हो गया। अब आप दूसरी चीज देखो, सिस्टम के अंदर करंट है, जहां करंट होता है वहां आपको सिखाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी में आप यही करते हो ना, अ स्टैटिक चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अ मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो गड़बड़ हो गई, करंट तो है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही। अच्छा चलो इसको भी छोड़ो, दूसरे तरीके से देखो, R इज इक्वल टू 0 है, रेजिस्टेंस 0 है, और रेजिस्टेंस 0 में अगर आप ओम्स लॉ लगा दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो अब ये E भी 0, तो मैक्सवेल्स इक्वेशन जो लिखती हैं डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल करली B बाई करली T, आप यहां से भी निकाल सकते हो, B कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन ये तो 0 ही खत्म ही कर दिया, आने ही नहीं दे रहा। तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो आपको पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि भाई ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस के साथ कोई ज्यादा एग्रीमेंट में नहीं है। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप उस स्टेट को ले ही क्यों रहे हो, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी जो है वो अपने आप में एक यूनिक थर्मोडायनेमिकल स्टेट है। ये कोई परफेक्ट कंडक्टर की बात नहीं है कि बहुत बढ़िया परफेक्शन से कंडक्ट करने लग गया। इनफैक्ट आपको बताऊं, आगे कवर भी करूंगा, कि जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं वो सुपर कंडक्टर कभी नहीं बनते। एक मतलब बोलते हैं ना कि इंटेलिजेंट बंदा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वाला काम नहीं करेगा, नालायक जिससे उम्मीद नहीं थी वो कर सकता है। ये ऐसा ही है कि एक इंसुलेटर जिससे कोई उम्मीद नहीं थी वो सुपर कंडक्टर बन सकता है, लेकिन एक गुड कंडक्टर जिससे बहुत सारी उम्मीदें हैं वो कभी नहीं सुपर कंडक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे अच्छा ये ऐसे मत करना कि आप इंटेलिजेंट हो तो आप सोचो कभी हम उस एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचेंगे, ये एनोलॉजी 100% ऐसे नहीं लगती। तो अपना काम करते रहना, कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत से आगे बढ़ते रहना, अच्छा अचीव करोगे। ठीक है, तो लेकिन एक जनरल एक सब्सटेंस जो नॉर्मल लाइफ में चलता है उसकी बात कर रहा हूं, तो उसमें आप इस तरह से आप देख सकते हो चीजें। ठीक, तो आपने यहां से ये नहीं बोलना कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, मैक्सवेल इक्वेशन ही नहीं वैलिड रही, ये वो कुछ नहीं। मेन चीज क्या है कि यहां पे ये एक बिल्कुल यूनिक थर्मोडायनेमिकल स्टेट है, वो कंडक्टर वाली बात नहीं करनी यहां पे। ठीक है, दूसरी चीज एक और आपको पता लगा कि जब कोई मटेरियल इस तरह से डायामैग्नेटिक होता है तो डायामैग्नेटिक में उसमें मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, दैट इज -1 ससेप्टेबिलिटी। आपको बताया होगा ना ससेप्टेबिलिटी, कल भी पढ़ा था ना, पिछले क्लास में भी बताया था। ससेप्टेबिलिटी इज बेसिकली हाउ इजीली अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। अब इसे तो मैग्नेटाइज कर ही नहीं सकते, तो इसकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है। और ये क्योंकि परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म है, मतलब लाइन पास ही नहीं होने देता, ठीक है, तो इसलिए इसकी ससेप्टेबिलिटी -1 है। तो ये पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ी बार पूछा जा सकता है ये, कि आपको एक सुपर कंडक्टर दे देंगे अजीब सा, अजीबोगरीब सा, कोई अलग ही नाम, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स से बनाया हुआ सुपर कंडक्टर, आपको पूछेंगे कि भाई इसकी ससेप्टेबिलिटी बताओ, तो आपने कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा उसमें घोड़े नहीं दौड़ाने दिमाग के, चुप करके -1 लिखाना। कोई मर्जी सुपर कंडक्टर हो उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया पक्का। ओके,
परफेक्ट बी इज इक्वल टू जीरो, डायमैग्नेटिज्म परफेक्ट होता है, मेसनर इफेक्ट ये भी आपको हो गया। ठीक है, इससे पहले हमने परसिस्टेंट करंट भी सीख लिया। तो यहां से हर हर एक टॉपिक में से, हर एक पॉइंट में से एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन निकल निकल के आता है। ये इसकी खास बात है टॉपिक की। तो हम अगले कुछ टाइम में, थोड़े टाइम में, जितनी भी ये वीडियो में जितने भी टॉपिक सीखेंगे, समझ लो क्वेश्चंस टपक टपक के गिरेंगे। ठीक है, आपने सारे पकड़ने हैं, तो ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें आपने जो पीछे किया मैंने बताया, और आगे एक और जो चीज है बड़ी अच्छी कमाल की चीज है, उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि दो बातें निकल के आई। एक तो रेजिस्टेंस जीरो हो रही है, और एक उसमें मैग्नेटिक फील्ड समझ लो जीरो हो रही है, डायमैग्नेटिक है, प्योर डायमैग्नेटिक। ठीक, तो इनका आपस में भी लिंक है, इनका आपस में भी लिंक है इसके तरह से। तो जैसे आप एक ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर लगते हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर या कह लो क्रिटिकल टेम्परेचर, वैसे ही एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो पहले पेज पे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि ओन्स ने देखा कि 4.15 पे जाके वो जीरो रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, वो टेम्परेचर 4.15 किसके लिए था? अगर बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रही तो। ठीक, इस तरह से है। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना, सिल्सबी इफेक्ट आता है इसमें। सिल्सबी इफेक्ट ये होता है, ध्यान से पढ़ना, कि सुपर कंडक्टिंग स्टेज बहुत फ्रिजाइल है और तीन तरीकों से उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कौन कौन से तीन तरीके हैं? या तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद वो नॉर्मल स्टेट में रहेगा, सुपर कंडक्टर नहीं बन सकता। इसके बाद, इस टेम्परेचर के बाद सुपर कंडक्टर नहीं है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर मतलब नॉर्मल स्टेट। ठीक, और कैसे सुपर कंडक्टर को खराब कर सकते हो? आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड पे भी लगता है कि अगर आपने एक लेवल से ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, आप कहोगे वो तो डायामैग्नेटिज्म है जी, रिपेल करता रहेगा। कहां तक रिपेल करेगा? हर एक की बस की बात नहीं होती ना, हर एक इंटेंसिटी को बर्दाश्त करना। तो अगर आप बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक लेवल के बाद वो टूट जाएगा, वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। नॉर्मल स्टेट में आके वो क्या करेगा? उन लाइंस को अपने अंदर से पास करने लग जाएगा। अब देखना यह है कि वो कितना हार्ड है। ठीक, उसको भी पढ़ेंगे। तो दो चीजें हो गई। तीसरी एक और वही घुमा के लिखी हुई है, इंटरनल करंट्स। अगर आप करंट पास करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, सुपर कंडक्टर है, हम तो 5 एम्पियर पास करेंगे, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, उससे भी वो एक लिमिट के बाद टूट जाएगा। तो यहां पे सेल्सबी इफेक्ट में हमने ये तीन चीजें देख ली। ठीक है, तो वो चीज भी मैग्नेटिक फील्ड और उसको तोड़ती है। अब इस रूल को क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका इक्वेशन क्या है और मतलब क्या है, वो हम एक बार समझ लेते हैं। तो HCT यानी कि टी टेम्परेचर पे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जितनी 0 केल्विन पे थी, और माइनस T अपॉन TC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रख लो। ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, क्वेश्चन इस पे भी बनता है, सिल्सबी इफेक्ट पे बनता है, इस पे इस फॉर्मूले पे भी बनता है पर्टिकुलरली। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि अगर आप टी टेम्परेचर लगा रहे हो, इसे यहां से ध्यान से समझते हैं हम। ठीक है, इस पे समझेंगे ध्यान से कि ये बता क्या रहा है। तो मैं एक दो वैल्यूज ले लेता हूं, फॉर इंस्टेंस 4.12 केल्विन ही ले लेता हूं मान लो, उससे आपको और ज्यादा पता लग जाएगा कि ये क्या चीज बता रहा है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास यहां पे जो है कितने डिग्री पे मैं ठंडा कर रहा हूं, किसी को ठंडा करते 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 5 केल्विन पे, 5 केल्विन टेम्परेचर पे कोई बॉडी क्या बन गई? सुपर कंडक्टर। तो ये कौन से टेम्परेचर पे बनी, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड पे बनी, कौन से टेम्परेचर पे बनी? 5 केल्विन पे, जब ठंडा कर रहे थे। लेकिन इसके साथ क्या देखना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी? 0, 0 पे ये बना 5 केल्विन पे। मान लो मैंने बाहर से फील्ड लगा दी,
मान लो मैंने बाहर से फील्ड लगा दी और फील्ड कर दी लेट्स से 2, ये 2 वैल्यू है इसकी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर 2 मैग्नीट्यूड की मैं फील्ड लगाऊंगा तो अब टेम्परेचर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है ये वाला, ये कितने पे आएगा, ये लेट्स से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बनता है 4 केल्विन। तो अब वो बॉडी अगर बाहर से इतनी फील्ड लगी हुई हो तो वो बॉडी जो है क्या होगा, 5 केल्विन पे सुपर कंडक्टर नहीं बनेगी, वो 4 केल्विन पे बनेगी। उसे सुपर कंडक्टर बनाने के लिए आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका मेन क्रक्स है, ये बताता है ये स्टोरी। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं वो कि बताओ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, या उल्टा कर लो कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर से किस तरह डिपेंडेंट है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये उल्टा चल रहे हैं, आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी तो उसके लिए आपको टेम्परेचर और कम पे जाके ट्रांजिशन होगी। अगर मैं ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ले लूंगा, ये वाली वैल्यू, तो उसके लिए मेरे को यहां तक, इस वैल्यू तक ठंडा करना पड़ेगा उसे, तब जाके क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, ठीक है। सो दिस ग्राफ, सिंपल ग्राफ गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। ये दोनों वेरिएबल्स पैरेलल में चलेंगे, हमेशा चलेंगे, और ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये फॉर्मूले में आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि 2 अलग अलग वैल्यूज दे दी मैग्नेटिक फील्ड की और एक क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ लिया, 2 अलग अलग टेम्परेचर्स पे 2 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स दी और क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ लिया, तो आप दोनों को डिवाइड करोगे, ये कट जाएगा और उससे आंसर आ जाएगा। ये भी पूछ सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन, एक पीजीटी एग्जाम में आया हुआ है ये भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है। इतनी ही बात थी, ज्यादा कुछ करने वाला इसमें है नहीं, ठीक हो गया। अब लंदन इक्वेशन पे आ जाओ, इंडिया में ही रहना है पर इक्वेशन लंदन है ठीक है। तो एक इक्वेशन है लंदन की, ये नाम जो है उसका, ठीक है। तो इसमें जो है, अब देखा क्या हमने कि करंट जो है बिल्कुल, मतलब बाहर सरफेस पे अंदर आते ही खत्म हो जाते हैं, तो एक एक पर्टिकुलर डेप्थ होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि करंट बिल्कुल जीरो, इनफाइनाइट करंट और रेजिस्टेंस जीरो सब कुछ हो रहा है, ये बड़ा सुपरफिशियल है, सरफेस पे ही रह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सरफेस पे, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि जैसे ही वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच गया तो एक लेवल तक, एक डेप्थ तक वो जा सकता है, ठीक है, अंदर। तो वो डेप्थ जो है, वो पेनिट्रेशन डेप्थ जो है, वो ऐसे टेम्परेचर के साथ घटती है। ये उसका रिलेशन है कि आप लंदन इक्वेशन से लिखते हैं कि इस तरह से इतनी डेप्थ तक जाके उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वेरी करेगी वो डिस्टेंस के साथ। तो बेसिकली आइडिया ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉल है, और एक्सपोनेंशियल फॉल जो है कितने तक, कितने सरफेस तक पेनिट्रेट कर पाता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, मतलब बेसिकली नैनोमीटर में हो गया, ठीक है। तो इतने नैनोमीटर को तक ही पेनिट्रेट कर पाता है, अंदर क्या होगा, अंदर सब जीरो होगा, क्लियर। तो इस तरह से ये सरफेस पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, बड़ी बड़ी कमाल की है ये भी, कि अंदर अगर आप देखोगे तो एक क्वांटाइजेशन भी चलती है। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन क्या है कि जो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। आप कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जीरो है, माइजनियर इफेक्ट, लेकिन अंदर अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रैप है तो वो क्वांटाइज्ड होगा। अच्छा, ये भी इसी से रिलेटेड है क्योंकि पेनिट्रेशन डेप्थ तक तो जा रहा है ना करंट, तो इसमें ऐसे नहीं है कि आप इनसाइड ले रहे हो, इफेक्ट नहीं गलत हुआ, इमेजिनरी इफेक्ट नहीं गलत हुआ, वो वैसे ही है। लेकिन ये मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे रिंग बनाई है, अब रिंग, अगर आप रिंग के इनसाइड देखोगे, यहां इनसाइड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, फ्लक्स कितना है, जीरो, खत्म बात। लेकिन अगर आप इस होल में देखोगे, इस जगह में देखोगे, तो लाइंस क्रॉस कर सकती है ना, तो लाइंस क्रॉस कर सकती हैं, और उन लाइंस को अगर आप निकाल लोगे तो वो क्वांटाइज्ड होती हैं,
और क्वांटाइज में उस फ्लक्सॉइड का क्वांटाइज्ड फ्लक्स का फॉर्मूला होता है H/2E, H/2E। ठीक है, इसका मल्टीपल होगा जो भी होगा। कितनी वैल्यू है? 10⁻⁻15। आपको याद है ना 34 वाला, -34 वाला। ठीक है, तो यहां पे फ्लक्सॉइड जो है वो इस तरह से काम करता है कि फ्लक्स क्वांटाइज्ड रहता है। अच्छा, ये पेपर में ना क्वेश्चन आता है तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होती है। कई बार लिखते हैं थ्रू द रिंग, अगर इनसाइड द रिंग लिख रहे हो तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे। वो कई बार लिख देते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग। थ्रू द रिंग में अगर वो बिल्कुल पर्टिकुलरली रिंग का सरफेस वही वैसे ही ले रहे हो, फिर आंसर जीरो लिखा होता है। एक पेपर में आया हुआ है और किसी स्टेट के पेपर में था, और वहां जो है जीरो लिखा हुआ है आंसर। पर अगर आप फ्लक्स क्वांटाइजेशन पे जाओगे, अगर बीच में से जा रहे हो जो उस बॉडी के ऊपर नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उसमें ध्यान रखना H/2E है। तो डिस्क्रिप्शन पे है, बंदे ने पूछा किस वे में और क्या आंसर है, पर बाद में आप अपनी रिप्रेजेंटेशन जरूर भेज सकते हो अगर आपने अच्छे से चीज को समझा हुआ है तो। ठीक है, ओके। एनीवेज, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बड़ा अच्छा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दो तरह के सुपर कंडक्टर्स होते हैं। कुछ होते हैं सॉफ्ट, कुछ होते हैं हार्ड। आपको हार्ड होना पड़ता है, अगर कुछ वाकई अचीव करना हो तो हार्ड होना ही पड़ता है, सॉफ्ट होके काम नहीं चलता। ये सुपर कंडक्टर्स भी बताते हैं हमें। सुपर कंडक्टर्स क्या बताते हैं? देखो, सुपर कंडक्टर बताएंगे कि आपने मैग्नेटाइजेशन देखनी है, ठीक है, नॉर्मल जो भी है, और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, आप देख रहे हो, तो कुछ तो कंडक्टर ऐसे होते हैं कि यहाँ पे सुपर कंडक्टर हैं, सुपर कंडक्टर हैं, सुपर कंडक्टर हैं। आप जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, क्या होगा? सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं ना, डायामैग्नेटिक, बाहर फेंकते हैं, बाहर फेंकते हैं, बाहर फेंकते हैं, लेकिन एक लेवल पे जाके वो टूट जाएंगे। यही कह रहा था ना मैं, किसी चीज को आप प्रेस कर रहे हो, मान लो मैं इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, नहीं टूट रहा। ठीक है, मैं इसे इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, नहीं टूट रहा, और फोर्स लगाया मैंने, नहीं टूटा, और फोर्स लगाया, नहीं टूटा। अगर और फोर्स लगाऊंगा, हो सकता है बिल्कुल ही एकदम से ये टूट जाए। ठीक है, सिंपल है पॉइंट। ऐसे ही कुछ मटेरियल्स तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम से अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट छोड़ के नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सॉफ्ट और हार्ड, नॉर्मल वाला मैकेनिकल वाला मत लेना। नॉर्मली हम जो हार्ड होता है वो एकदम से टूटता है, और सॉफ्ट जो होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं इतना आराम से। लेकिन यहां वर्ड्स दूसरे तरीके से यूज किए गए हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट वो है जो इमीडिएटली अपनी स्टेट बदल ले, सुपर कंडक्टिंग से नॉर्मल में आ जाए, वो सॉफ्ट है। ठीक, ये वैसे भी फेज ट्रांजिशन है ना, स्टैटिस्टिकल में पढ़ाया था। फेज ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर होता है जो लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, और या सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, वो वाला। ये सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशंस होती हैं, जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच जाते हो बिना कोई वॉल्यूम चेंज किए, बिना एंट्रोपी के बहुत ज्यादा फर्क डाले, लेकिन मतलब उसमें वो डिसकंटिन्यूटी नहीं होती उस तरह से बहुत ज्यादा, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशंस होती हैं। ठीक है, तो वो भी हमने पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिकल में। एनीवेज, अगर हम इसी पे रहते हैं अभी, तो सॉफ्ट वाले क्या है, जिसमें सुपर कंडक्टिंग स्टेट एकदम से एक पर्टिकुलर वैल्यू आने के बाद नॉर्मल स्टेट में चली जाती है। तो यहां तक तो मेसनियर इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली फॉलो हुआ, और उसके बाद वो नॉर्मली बन गया, उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई। ठीक, लेकिन अगर आप दूसरे में देखोगे, दूसरे में हार्ड वाले में दो लेवल्स बन जाते हैं, एक बन जाता है C1 क्रिटिकल 1, एक बन जाता है क्रिटिकल 2। तो जब तक क्रिटिकल 1 वैल्यू नहीं आई, वो बहुत बिल्कुल सुपर कंडक्टर है, 100%। 100% सुपर कंडक्टर है, मतलब 100% डायामैग्नेटिज्म मेसनियर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, लेकिन Hc1 के बाद, इस स्टेट के बाद, ये भी डाउट आता है बहुत स्टूडेंट्स का, आप ध्यान से देख लेना, कि एक इंटरमीडिएट सी स्टेट आ जाती है जब वो मैक्सिमम लाइंस को अपोज कर देता है लेकिन सारी लाइंस को नहीं कर पाता। यानी कि ये मिक्स्ड स्टेट है एक तरह की, जिसमें वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पेनिट्रेशन को अलाउ कर देता है। तो मेसनियर इफेक्ट 100% नहीं फॉलो हो रहा।
ठीक है, इसके बीच में इस स्टेट में क्या वो सुपर कंडक्टर है? 100% नहीं है। क्या वो नॉर्मल स्टेट में आ गया? 100% नहीं आया, कोई मिक्स्ड सी स्टेट है बीच में, ठीक। और एक लेवल के बाद अगर आप और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे 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 तो Hc2 के बाद वो 100% नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो इस पे भी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या है, एक तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है माइजीनियर इफेक्ट, बिल्कुल ठीक, और इसमें एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड में, बहुत टॉलरेंस बहुत कम है इसकी, बहुत ही कम टॉलरेंस है, ज्यादा ही पोला हो गया, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो गया, ठीक है। दूसरे में लेकिन वो हार्ड है, वो हार्ड है तो वो काफी अच्छी मैग्नेटिक पेनिट्रेशन को सह लेता है। तो इसी वजह से इसकी एप्लीकेशंस हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में, फ्यूजन रिएक्टर्स में, मैग्नेटिक लेविटेशन वाले सिस्टम्स में, जो मैग्नेटिक पटरी के ऊपर ट्रेन चलती है ना हल्की हल्की मैग्नेटिज्म की वजह से, आगे फिगर में दिखाऊंगा, वो वाले इन एप्लीकेशंस में यूज होता है। ये यहाँ पे यूज ही नहीं होता बहुत ज्यादा कुछ, क्योंकि क्या करेंगे बेचारा, फ्रेजाइल ही बहुत है, इतना सॉफ्ट है कि थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लगते ही बिखर जाता है, तो उसे ज्यादा यूज कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी की एक एग्जांपल्स मैंने वोर्टेक्स से समझाई है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी बात नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब 2-3 प्रॉपर्टीज हमें और पढ़नी है, वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं सुपर कंडक्टर्स की, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है एंट्रोपी, कि जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट आती है, ये थोड़ा ग्राफ गलत हो गया, इसे स्ट्रेट लाइन बना लेना, ओके, मैं दोबारा बना देता हूं। तो एंट्रोपी का क्या होता है, तो देखो नॉर्मल स्टेट में एंट्रोपी अगर ऐसे जा रही है ना, तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में अब्रप्टली फॉल तो करती है, कम तो हो जाती है, ठीक है, फॉल कर जाती है वो। तो एंट्रोपी क्या होती है? डिसऑर्डरनेस। और डिसऑर्डरनेस हमने देखी है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट थोड़ी ऑर्डर्ड होती है, और नॉर्मल स्टेट जो है उसमें डिसऑर्डरनेस होती है। तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा हुई? नॉर्मल स्टेट की, नॉर्मल स्टेट की एंट्रोपी ज्यादा हुई, और ये हाईली ऑर्डर्ड है तो इसकी एंट्रोपी कम हुई। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। दूसरा, ये भी ग्राफ गड़बड़ हो गई, तो कोई बात नहीं, इसे हम स्ट्रेट लाइन ऐसे वाला नहीं ऐसे वाला बना लेते हैं, इसे भी मैं दोबारा बना देता हूं। तो अगर आप स्पेसिफिक हीट देखोगे, स्पेसिफिक हीट वो भी क्या होती है, वो भी वही रूल फॉलो करती है, ए टी प्लस बी टी क्यूब, ठीक है। अगर मैं टी से डिवाइड कर दूं तो सी बाई टी क्या होगा, विल बी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो अगर हम सी बाई टी का ग्राफ बनाएं टी स्क्वायर पे, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, है ना, यही होगा ना, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां स्ट्रेट लाइन ही बनानी थी, लॉग लॉग ले लो, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो आपको स्पेसिफिक हीट मिल जाएगी कुछ इसके इक्वल, स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस डेल्टा अपॉन के टी, के आपको याद है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इस पे डिपेंड करता है। तो स्पेसिफिक हीट में एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर आता है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वेल। यहां से हमें एक और बात पता लगी बड़ी अच्छी, ये वाला रिलेशन अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सीख लोगे, वहां पे आप देखोगे कि ये बैंड गैप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये वाला फैक्टर जो है ये बैंड गैप को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता लगा यहां से कि सुपर कंडक्टर्स में भी एक बैंड गैप एग्जिस्ट करता है, सुपर कंडक्टर्स में, और उसकी भी एक रेंज होती है, ठीक है, बैंड गैप होता है और उसकी भी एक रेंज होती है, हालांकि बहुत कम होती है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज होती है उसमें, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली, ठीक है, लेकिन रेंज होती है। और यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज द बैंड गैप ऑफ सुपर कंडक्टर, तो आप बता देना मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो जाएगा याद। नॉर्मल कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, जो इंसुलेटर सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ओके। चल, एक और बड़ा अच्छा पॉइंट, एंट्रोपी हो गई, स्पेसिफिक हीट हो गई, अगला पॉइंट बड़ा अच्छा कमाल का पॉइंट आया, आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है? आइसोटोपिक इफेक्ट ये है कि अगर आप कोई मटेरियल ले लो और उसके दो आइसोटोप ले लो, तो एक आइसोटोप और दूसरा आइसोटोप कौन सा वाला लिया, मरकरी, तो मरकरी ले लेता हूं,
एक मरकरी का आइसोटोप लिया 203 और दूसरा मरकरी का आइसोटोप लिया 199 मैंने ऐसे लिख लिया रफली। ठीक है, तो अब इसमें हमने नोटिस ये किया कि इनका मास अलग अलग है। देखो फर्क किसका है, फर्क है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फर्क है। आइसोटोप की यही डेफिनेशन होती है ना कि आइसोटोप जो है उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। अब अगर सिर्फ न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियस वाली प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से भी अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कैसे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ट्रांजिशन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन 1/√m, 1/√m। ठीक है, यानी कि TC इंटू m पावर हाफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग तरीकों से, चेहरा बदल बदल के यही कहानी पूछी जा रही है, कब बुक कवर का बदल बदल के। ओके, तो अगर, लेकिन सीखने वाली बात क्या है, कमाल की चीज क्या है, कॉन्सेप्चुअली आप देखोगे तो क्या बात निकल के आएगी कि भाई इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो अच्छा हो गया, कंडक्टिविटी अच्छी हो गई, सुपर कंडक्टर बन गए, रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे एक दूसरे पे, डिपेंडेंस किस पे आई, न्यूट्रॉन्स के मास पे, मतलब न्यूक्लियस में मास पे जो काम चल रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होने के बावजूद ये वाला पार्टिकल खेल रहा है, आइसोटोप मास, सिर्फ मास की वजह से भी वो ट्रांजिशन टेम्परेचर चेंज हो गया। यानी कि एज ए होल लैटिस में कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से नहीं समझ में आने वाला, लैटिस को भी आपको बीच में काउंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, सिंपल कॉन्सेप्ट है अगर आप लॉजिकली सोचोगे, अदरवाइज बहुत घुमाने वाली चीजें हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो माइंड को थोड़ा सा मतलब हिला देते हैं, आप सिर पकड़ के बैठ जाते हो कि ये क्या हो क्या रहा है ये। ठीक है, लेकिन लॉजिकली सोचो, आराम से पता लगेगा क्या हो रहा है। तो मैक्सवेल एंड सेरिन नाम के दो बंदे थे 1950 में, उन्होंने डिस्कवर किया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो आइसोटोपिक मास के साथ भी वेरी कर जाता है। अच्छा, एक पेपर में ना पता है क्या क्वेश्चन आया, ये चार रूल्स, तीन रूल्स, जो चार रूल्स मैंने अभी बताए वो सारे लिख दिए बिल्कुल सही वैसे के वैसे, और उसने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और उसमें क्या लिखा, उसमें नीचे आइसोटॉपिक को आइसोट्रॉपिक लिख दिया। ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आइसोटॉपिक मास को आइसोट्रॉपिक मास लिख दिया कि क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन आइसोट्रॉपिक मास। तो स्टूडेंट को लगता है कि सारे ही ठीक हैं, पर ध्यान से एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से देखनी है एक एक चीज, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन ही आपको काम करवाएगी सही। ठीक हो गया, यहां तक ये सारे रूल हो गए, सारी बातचीत पता लग गई। और इसमें एक बड़ी कमाल की बात क्या पता लगी, क्योंकि करंट तो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, लेकिन आइसोटोप में सिर्फ मास चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से न्यूक्लियस की, इसके न्यूक्लियस के चेंजेस की वजह से सुपर कंडक्टिविटी में फर्क पड़ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ एटॉमिक लैटिस इंटरमीडिएट का काम कर रही है। और आप कह सकते हो कि दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है, कैसे सॉल्व होगी, उसे हम सीखेंगे, ठीक है, उसी की बात करेंगे। तो पहले इस पे जो बातचीत आती है वो आती है फिर बीसीएस थ्योरी की। इसका वैसे आइडिया एक और साइंटिस्ट ने दिया था, फ्रोलिक नाम से था वो, फ्रोलिक नाम से, पर वो प्रूव नहीं कर पाया सुपर कंडक्टिविटी को, ठीक है, वो प्रूव नहीं कर पाया। तो फिर बस फिर क्या था, क्रेडिट तो हम उसे देंगे ना जो वर्ड को प्रूव भी कर दे। तो फिर तीन लोग थे ये, ठीक है, और इन्होंने बार्डिन, कूपर एंड श्वेर्ट, ये इन्होंने जो है सुपर कंडक्टिविटी का आइडिया दिया और उसे प्रूव किया कि हाँ भाई, जस्टिफाई कर दिया कि हाँ भाई सुपर कंडक्टिविटी जो है वो कुछ इस तरह से काम कर रही है, ठीक है, और ये अच्छा एक्सप्लेन कर देती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये जो वीक कपलिंग वाले सुपर कंडक्टर्स होते हैं ना, सिर्फ वीक कपलिंग वाले,
जो लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे जाके काम करते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करती है, ज्यादा अच्छे से। अगर हाई टेम्परेचर पे, अब तो 20 केल्विन, 30 केल्विन, 25 केल्विन वाले टेम्परेचर पे भी सुपरकंडक्टर बनते हैं, तो उनको ये बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक, तो वीक कपलिंग वालों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती है। थ्योरी कहती क्या है वो हम सीखते हैं अभी, आइडिया क्या है वो मैं सीख लेते हैं। लेकिन पिछले में जो बताया था वो इस तरह से आप देख सकते हो कि सुपरकंडक्टर्स में भी एक बैंड गैप होता है, कितना, 2 डेल्टा। अब डेल्टा कितना है, डेल्टा है हमारे पास तकरीबन 1.76 करके, और के कांस्टेंट तो लगेगा ही लगेगा, और टी टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका डबल कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 टाइम्स ऑफ केबी केटी आ जाएगा। केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टीसी इज क्रिटिकल टेम्परेचर। वैल्यू पुट कर लोगे आंसर आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इट फॉल्स इन द रेंज ऑफ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पिछली बात से पता लग गया था, और माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्प्शन से क्लियर हो गया बिल्कुल कि भाई ये इतनी एनर्जी का बैंड गैप, इतना बैंड गैप उनमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, और बड़ी कमाल की चीज बताई। थ्योरी में यह बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है ना, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो शुरू में मैंने जो बताया था, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे ये होता है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्पीडली पकड़े भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो उस वजह से जब वो दूसरे से टकराते हैं, वापस आते हैं, फिर टकराते हैं, फिर वापस आते हैं, या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला है किसी भी हाल में। ठीक, लेकिन अब आपने टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि उनका वाइब्रेशन बहुत मिनिमल है, बहुत ही मिनिमम वाइब्रेशंस है। तो अब वो वाइब्रेशंस जो हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है, लेट्स सपोज दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराता, लेकिन लैटिस से टकराता है, या ये कहो कि अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है अगले पॉजिटिव एटम को, पॉजिटिव को, और वो फोनोन दे देता है। लैटिस वाइब्रेशंस में फोनोन निकलता है, सीखा था हमने। फोनोन के थ्रू वो क्या करता है, लैटिस को डिस्टर्ब कर रहा है, बेसिकली फोनोन के थ्रू अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। अब इसकी इंटरेक्शन किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव के साथ, ठीक है। और उसने बहुत सारे पॉजिटिव को एक तरह से डिस्टर्ब कर लिया, कह लो कि इंटरेक्शन हुई, वहां पे पॉजिटिव 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 की डेंसिटी बढ़ गई। पॉजिटिव की डेंसिटी बढ़ने से उसने क्या किया, उसने एक और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही सकता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ने लैटिस से, फोनोन से, जिसे भी बोलो, डिस्टर्बेंस से, पॉजिटिव चार्जेस से इंटरेक्ट किया, और उन्होंने आगे अगले इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर लिया। तो इससे आपको क्या लगा, इससे लगा दो इलेक्ट्रॉन्स अब रिपेल नहीं कर रहे एक दूसरे को, अट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू ए फोनोन। Two electrons are attracting each other, or there is a positive change in transfer of momentum through a phonon in two electrons. ये सारी गेम है। तो इसकी वजह से इनका एक पेयर बन गया, जिसे बोलते हैं कूपर पेयर। कूपर जो सी पे है ना, बीच वाला साइंटिस्ट, बार्डिन कूपर शिफर, जो बार्डिन कूपर, कूपर जो है उसके नाम पे इस पेयर का नाम बना कूपर पेयर। इसीलिए हमने कहा था हाई स्ट्रॉन्ग कपलिंग वालों को नहीं, वीक कपलिंग वालों को, जब टेम्परेचर लो है तब ये एक्सप्लेनेशन चल जाती है। ठीक है, तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी नेचुरल कूलम रिपल्शन को ओवरकम कर लेते हैं थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम वाया ए वर्चुअल फोनोन। फोनोन के थ्रू वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चेंज करके उसमें वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें आ जाती है। तो इसकी वजह से यहां पे उनकी थ्योरी में कूपर पेयर फॉर्मेशन हुई थ्रू दिस लैटिस लैटिस वो, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो अट्रैक्टिव बन गया। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर भी लिया तो क्या तूफान आ गया, क्यों वो सारे कंडक्ट करने लग गए, अब क्यों रेजिस्टेंस जीरो हो गई। जीरो कैसे हुई बताता हूं। अब पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, फर्मियोन, फर्मियोन था। अब इनमें क्या हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, और दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाएंगे,
स्पिन हाफ मिलके क्या बनाएंगे, स्पिन इंटीग्रल। इंटीग्रल स्पिन बनाएंगे, जीरो बनाए या वन बनाए बाद में सोचेंगे। इंटीग्रल स्पिन बनाएंगे मतलब ये क्या बन गए, बोसोन। बोसोन बन गए। और फोनोन की भी स्पिन क्या होती है, इंटीग्रल, जीरो स्पिन होती है। तो ये टोटल पेयर जो है ये एक बोसोन है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब बोसोन की क्या प्रॉपर्टी है, बोसोन की प्रॉपर्टी है कि वो कंडेंसेशन करता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बोसोन जो है वो अगर एक जिस स्टेट में चला गया तो बाकी सारों को उसी स्टेट में खींच लेता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये ऐसा प्राणी है जिसके पास एक घटिया सा जोक भी होगा तो सारों को इकट्ठा कर लेगा, और इधर आते बढ़िया गल सुनाना, आजा आजा आजा, कुछ नहीं होता, आजा। ये ऐसा प्राणी। तो इसने क्या किया, ये पेयर जो बना, ये जो पेयर बना, ये सारे के सारे पेयर्स, कूपर पेयर्स मैं बोल रहा हूं, कूपर पेयर्स, ये सारे के सारे अलग अलग नहीं अब कंपीट कर रही, एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं कर रही है, ये एक ही क्वांटम स्टेट बन गई, सारे के सारे एक ही स्टेट में आ गए। अब आपस में रिपल्शन नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इस तरह से उन्हें लेके आते हैं। आप देखोगे अगर जो नए नए सुपर कंडक्टर्स बन रहे हैं ना, वो भी हम अजीब 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 से एलिमेंट्स ले लेके ऐसे कॉम्बिनेशंस में जोड़ते हैं, लेंथेनोइड्स, एक्टिनोइड्स, कॉपर, ये वो पता नहीं क्या क्या, ऐसे ऐसे अजीब अजीब एलिमेंट्स लेते हैं और उन्हें ऐसे कॉम्बिनेशंस में जोड़ते हैं कि वो एक बड़ा बोसोन बन जाए, ताकि वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन ये वाली प्रॉपर्टी को शो कर सके। यहां है सारी गेम, in the intrinsic property of the particles which is either fermionic or bosonic under some circumstances। ठीक है, स्टैट वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया। ओके, तो यहां ये इसकी ब्यूटी थी, इसके बेसिस पे आपको अलग अलग फॉर्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये यहां पे इसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इससे। ठीक है, तो क्या सीखा आपने, आपने सीखा कि कूपर पेयर्स जो बने वो फर्मियोन्स से बोसोन्स वाली स्टेट पे चले गए, क्योंकि उनका नेट मोमेंटम जीरो हो गया या वो स्पिन इंटीग्रल हो गई, तो वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो कर रहे हैं। और वो मिलियंस ऑफ पेयर्स बिल्कुल सेम स्टेट शेयर करते हैं, बिल्कुल सेम स्टेट। और अगर एक आधा टूट भी गया बीच में तो साथ के साथ दूसरा बन जाएगा। तो अब एक ही ग्राउंड स्टेट में है वो सारे के सारे, इसलिए वो स्टेबल है, इसलिए वो रेजिस्टेंस जीरो है, इसलिए वो आपस में लड़ाई नहीं कर रहे। और क्योंकि वो पेयर्स मूव आइडेंटिकली मूव करते हैं, ठीक है, तो वो इसलिए एक दूसरे को रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे, तो वो इलेक्ट्रिकल जीरो रेजिस्टेंस दे रहे हैं। ठीक, एक और इसमें बड़ी अच्छी बात है, अच्छा अगर आप उस पर देखोगे ना, बीसीएस थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो जीरो केल्विन पे उनका जो बैंड गैप होता है, यहां पे मैं बैंड गैप की बात बताता हूं। तो हमने ये वाला रूल पढ़ा हुआ है ना कि फर्मी एनर्जी से नीचे सारे एटम्स फुली फील्ड, और अगर एनर्जी फर्मी से ऊपर चली गई तो उसके बाद कोई पार्टिकल नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक, लेकिन इसी चीज को जीरो केल्विन पे ही बात कर रहे हैं, इसी को अगर आप बीसीएस की ग्राउंड स्टेट देखोगे तो मैं यहां बनाता हूं, ये भी नहीं बनाता, या यहां से अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो ये जो ये वाली स्टेट है ना, ये बिल्कुल ऐसे हो जाती है। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स में। और यहां पे जो है एनर्जी गैप यहां पे आ रहा है कि बिल्कुल पतला सा, वो बिल्कुल हल्की सी रेंज वहां पे आ जाती है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा सा वो है। ठीक है, तो जीरो केल्विन पे ये गैप जो है, बैंड गैप, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम गैप जो हमने यहां पे बना दिया। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बैंड गैप, ये जो सुपर कंडक्टर्स का बैंड गैप है, ये कम होता रहेगा। ठीक है, और किस टेम्परेचर पे जाके जीरो हो जाएगा, जब आपने ट्रांजिशन टेम्परेचर ले आए तो बैंड गैप बचा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो सुपर कंडक्टर ही नहीं बचा, तो ये गैप जो है ये जीरो हो जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसमें सीखने वाला है जो यहां पे काम करता है। कोई डाउट नहीं, आई होप सब ठीक है। चलें आगे, डाउट हो तो पूछ सकते हो। और खत्म हो गया हमारा मेन काम, सारी बातचीत हमने कर ली है, बस एक आध एग्जांपल और बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिख दिया
कि बेस्ट रूम टेम्परेचर कंडक्टर्स जो हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कभी सुपर कंडक्टर नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि बीसीएस थ्योरी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रॉन फोनोन की इंटरेक्शन हो, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो इलेक्ट्रॉन की फोनोन के साथ, ताकि इतनी स्ट्रॉन्ग कि उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो टेम्परेचर तोड़ ना पाए। ठीक है, और वो एक इलेक्ट्रॉन की फोनोन के साथ और दूसरे इलेक्ट्रॉन की फोनोन के साथ या लैटिस के साथ जो जो बॉन्डिंग है वो एक ही पेयर लगे। ठीक हो गया? पढ़ा हुआ है ना आपने, ऐसे ही होता था। तो नॉर्मली जो हमारे पास अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनके पास लैटिस वाइब्रेशन में वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है, बहुत स्मॉल, क्योंकि स्मॉल लैटिस वाइब्रेशन मतलब वो रेजिस्टेंस उस हिसाब से कम है, तभी वो कंडक्ट कर रहे हैं अच्छा। और यहां पे फ्रिक्शन जो है, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस वो करती है, वो ही कूपर पेयर्स को तोड़ती है। तो बेसिक आइडिया ये है कि वो जिस प्रिंसिपल पे चल रहा है कूपर पेयर वाला, उसमें लैटिस वाइब्रेशंस, लैटिस के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन चाहिए और कंडक्टर बनने के लिए लैटिस के साथ वीक इंटरेक्शन चाहिए। तो दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इसलिए बहुत अच्छे कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर नहीं बन पाते। ठीक है, और ये कुछ एग्जांपल्स सी मैंने दे दिए हैं यहाँ पे। ट्रांजिशन टेम्परेचर याद करो तो एक दो याद भी कर सकते हो। और ये ऐसे ऐसे नए नए जो सुपर कंडक्टर्स हम बना रहे हैं जिनका टेम्परेचर ज्यादा भी है, 90 केल्विन तक पहुंच गया। ये क्या लिया हमने? यट्रियम, बेरियम, कॉपर, ऑक्सीजन से नया एक कंपाउंड बना दिया, बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा। ये क्यों बना रहे हैं हम? बोसोन बना रहे हैं बेसिकली हम, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, और ये कुछ एक एग्जांपल है, इसमें से मैं एक आधी एग्जांपल जरूर बता दूंगा। जैसे स्क्विड, ये एग्जांपल्स हैं जो हार्ड वाले सुपर कंडक्टर्स थे ना, मैग्नेट टाइप 2 वाले, उनकी बात मैं बताई थी। उनको बहुत जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। तो ये वाले एप्लीकेशंस में ज्यादा यूज होते हैं। मैं इसकी बात बताऊंगा, एक तो स्क्विड्स की। स्क्विड्स बड़े बड़ी कमाल की चीज है, ये बड़े अच्छे सेंसर्स हैं इसमें, और आप बहुत ही एक्यूरेसी से मेजरमेंट कर सकते हो इसमें। क्या होता क्या है ये एक तरह से ये क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस है। ठीक है, बायोलॉजिकली हमारे जो ब्रेन के करंट्स होते हैं उनको मेजर कर लेता है। और अगर आप सिलेबस वाइज देखोगे तो ये जो चीज है ना, जोसेफसन जंक्शंस, जोसेफसन पोटेंशियल, ये आपको बड़ा काम आता है। ये पेपर में भी आ जाता है, कभी कभार पूछ लेते हैं इसमें से क्वेश्चन, किसी टीचर का मन कर जाए कि मुझे बच्चों को तंग करना है तो वो यहां से क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे कर लेंगे। देखो थोड़ा सा देखते हैं जोसेफसन जंक्शन होता क्या है। बेसिकली अगर एक सुपर कंडक्टर दूसरे सुपर कंडक्टर से एक छोटी सी लेयर के थ्रू डिफरेंट है, सैंडविच होता है ना जैसे, तो ये एक ब्रेड है, ये दूसरी ब्रेड है, और बीच में आपने हल्की सी एक बटर की लेयर बना दी, बटर की लेयर। ठीक है, कितनी? नैनोमीटर्स में, 1 नैनोमीटर, इतनी थिन इंसुलेटिंग लेयर है। अब वो फर्क क्या है? ये लेयर क्या है? ये इंसुलेटिंग है, लेयर इंसुलेटिंग है। ऊपर क्या था? सुपर कंडक्टर, नीचे क्या है? सुपर कंडक्टर। तो ये सैंडविच जो है SIS स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटिंग लेयर और सुपर कंडक्टर। और ये लेयर जो होती है वो नैनोमीटर्स में होती है, बेसिकली बहुत बारीक लेयर है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई जंक्शन बनता है तो उसे बोलते हैं बेसिकली जोसेफसन जंक्शन। ठीक है, और इसमें खास बात क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर में फ्लो कर जाते हैं। अलाउड नहीं है, बीच में इंसुलेटिंग लेयर है, अलाउड नहीं है, लेकिन कर जाते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? इस इफेक्ट को बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग मतलब उसकी औकात नहीं थी लेकिन उसने कर दिखाया, दिस इज क्वांटम टनलिंग। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम क्वांटम में पढ़ेंगे। अल्फा अमीशन जो आपने पढ़ा हुआ है ना, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, जो अल्फा रेज निकलती हैं उन्हें देखना। वो अल्फा रेज जो हैं वो क्वांटम टनलिंग की सुपर एग्जांपल है। और क्या कमाल की चीज है कि ऐसे है जैसे इस दीवार को तोड़ने के लिए, इस दीवार को तोड़ने के लिए मेरे को कितनी एनर्जी चाहिए थी? मेरे को 1000 जूल एनर्जी चाहिए थी। ठीक है,
मैं अगर इसको इतनी फोर्स से पंच करूंगा तब ये टूटेगा, लेकिन मेरे पास एनर्जी कितनी थी, मेरे पास थी एनर्जी 10। तो अगर मैं कोई बॉल लेके, मैं कोई पेन लेके मैं दीवार पे मारता रहूं तो क्या दीवार तोड़ के बॉल आगे निकल जाएगी? नहीं निकलने वाली। क्यों? क्योंकि दीवार तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए मान लो 1000, और बॉल की एनर्जी आप दे सकते हो 10 दे दोगे, 15 दे दोगे, 20 दे दोगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, राइट। लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या देखते हैं कि भाई उस बॉक्स को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियर की लेयर को तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए थी बहुत ज्यादा, 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके पास थी बेचारी एनर्जी 3-4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर भी वो उसे तोड़ के निकल गया। ठीक है, इसे बोलते हैं टनलिंग। इम्पॉसिबल दिखने वाला टास्क वो टनल कर जाता है उसमें से कि हमें तो यार ता उड़ारी मार चल ले। तो ये है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, और वो जो है उसमें फ्लो करके उस लेयर को, इंसुलेटिंग लेयर को पार कर जाते हैं। ये होता है जोसेफसन जंक्शन। इसमें दो तरह से काम होता है, एक में तो आप बाहर से वोल्टेज नहीं लगाते, ठीक है, कोई वोल्टेज नहीं लगाते, सिंपल सिंपल करंट चलेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाई, ठीक है। जो भी सुपर करंट बोल देते हैं हम इसे, जो भी सुपर करंट है वो फ्लो करता रहेगा, और उसमें से कैसे होगा, फ्लो करेगा और आराम से फ्लो करेगा जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। आई सी साइन फाई। अच्छा, यहां नहीं लिखता, यहां लिख देता हूं, ठीक है, हो गया। दूसरे में क्या होता है, एक और इफेक्ट होता है स्पेशल, दैट इज कॉल्ड एसी जोसेफसन। ये डीसी वाला है, जब आप वोल्टेज नहीं लगा रहे ना, जब आप वोल्टेज नहीं लगा रहे तो वो डीसी जोसेफसन है, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर से कोई डीसी वोल्टेज लगा दो, बाहर से कोई यूनिफॉर्म वोल्टेज लगा दो, ठीक है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली, कितनी फ्रीक्वेंसी की और कौन सी वोल्टेज, तो वो ले लो, कोई भी ले सकते हो, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज लगानी है। हम कितनी फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज लगाते हैं, वो वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2EV अपॉन एच कट। इतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज है। अगर आप एच कट को एच अपॉन 2 पाई भर दो, न्यू क्या होता है, न्यू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, और डिवाइड कर लो और उससे वैल्यू निकाल लो। तो बेसिकली ये एच कट का एच अपॉन 2 पाई कट जाएगा इस 2 पाई के साथ, है ना, और बाकी बची हुई वैल्यू आ जाएगी। तो वो होती है आपकी न्यू, वो होती है आपकी न्यू। मैंने उल्टा लिख दिया ना, गलत लिख दिया ना, हाँ गलत लिख दिया मैंने। ये तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, अपॉन में करोगे तो तभी तो कट नहीं रहा। ओके, दिस इज बेसिकली ओमेगा इज 2 पाई न्यू, तो न्यू इज 2, नहीं, न्यू इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना, ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा कितना है 2EV 2 पाई अपॉन एच, और इस पे भी है 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आप ध्यान रखना, अगर आपको पूछ लिया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो आएगा 2V अपॉन एच। अगर आपको पूछ ली एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो आएगा 2V अपॉन एच क्रॉस, ठीक है। और करंट कैसे लिखते हैं हम, करंट लिखते हैं आप, वो तो लिखते थे IC साइन फाई। यहां पे एक वोल्टेज तो आपने लगा दी तो ओमेगा टी बनेगा, और प्लस फाई का फेज डिफरेंस बनेगा। तो अब ये करंट चेंज हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं एसी जोसेफसन इफेक्ट पोटेंशियल, या फिर एसी जोसेफसन पोटेंशियल, ठीक। और ओमेगा की वैल्यू मैंने लिखी दी है, और अगर आप d5/dt निकालना चाहते हो वो भी आप निकाल ले सकते हो आराम से, है ना, d5/dt तो निकाल ही सकते हो, उसमें क्या है, यही तो है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, ये इसका सिर्फ ये फेज है ना, फाई है ये,
इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो ओमेगा आ जाएगा, तो वो भी हो गया। तो ये भी फॉर्मूला आ जाता है एसी जोसेफसन का, ये भी पूछ लेते हैं, ये अकेला ये भी पूछ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, डीसी जोसेफसन भी पूछ सकते हैं, जोसेफसन की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन एक ही है वैसे, पर किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो अगर आपको इतनी बातें पता है पोटेंशियल के बारे में, तो आप इसके बारे में तो आंसर कर दोगे पक्का। ठीक है, प्रैक्टिस बाकी आपकी मैं असाइनमेंट्स में करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक, मैंने एक बार के लिए सारे टॉपिक्स जितने भी आते हैं इस चैप्टर में सारे कवर कर लिए। सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, चाहे वो सिल्सबी इफेक्ट हो, मेजिनियर इफेक्ट हो, पेनिट्रेशन डेप्थ हो, फ्लक्सोइड हो, क्वांटम फ्लक्स क्वांटम हो, टाइप 1 सॉफ्ट वो सुपरकंडक्टर्स हो, टाइप 2 हार्ड सुपरकंडक्टर्स हो, वहां से क्रिटिकल 1 से जाना हो, क्रिटिकल 2 से जाना हो, मैग्नेटिक इफेक्ट को जीरो करना हो, कि टेम्परेचर को रेजिस्टेंस को जीरो करना हो, टीसी और एचसी का आपस में क्या रिलेशन हो, करंट कैसे वेरी करता है, एंट्रोपी कैसे वेरी करती है, स्पेसिफिक हीट कैसे वेरी करती है, उनके बीच का बैंड गैप कैसा है, बीसीएस थ्योरी क्या है, कूपर पेयर क्या है, सारे कॉन्सेप्ट बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो हमने सारे कर लिए हैं। अगर ये आप एक वीडियो पूरे अच्छे से काम कर लेते और नोट्स बना लेना इसके, मैं तो भेज ही दूंगा, आप अपने आप ही अपने हाथ से भी बनाना। ओके, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं तो अपने हाथ से जो नोट्स बनाओगे आप अपने पर्सनल हाथों से, उसकी जो बात बनेगी वो आपको रिटेंशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो ध्यान रखना, वो अच्छे से पढ़ लेना, कर लेना। ठीक है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसकी बाकी असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट्स इट। मजाल है क्वेश्चन ना निकले इसका, बड़े प्यार से क्वेश्चन आएगा और बड़े आराम से उतने ही प्यार से अपने क्वेश्चन का आंसर कर देना और अच्छे से पढ़ते रहना। आगे वाले टॉपिक्स भी हम ऐसे ही करेंगे, सीखते रहेंगे, काम करते रहेंगे और कर ही लेंगे जो करके दिखाना है हमने, हर मैदान फतेह। ठीक, तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।